हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो चेक, सबको क्लियर है? चलिए शुरू करें प्यारे बच्चों। आज एक नए चैप्टर का आगाज होने वाला है जिसका नाम है, कॉपी में सुनहरे अक्षरों से हेडिंग डालिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये बड़ी विडंबना है। आप सब पूरी केमिस्ट्री पढ़ते हैं और आपसे अगर पूछा जाए कि एटम कैसा दिखता है तो आप कहते हैं ऐसा। हाँ या ना? ऐसा ही तो कहते हैं। सच्चाई यह है, एटम ऐसा है ही नहीं। एटम ऐसा, फिर उससे बड़ा सवाल, फिर हमारे जहन में ये तस्वीर क्यों है? जब हमने आज तक एटम को देखा ही नहीं है तो हमारे जहन में तस्वीर बनाई क्यों गई? यस और नो? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे और आपको हम ले चलेंगे एटम के असली फोटो की तरफ। देखना चाहेंगे एटम को? जब ये चैप्टर शुरू होता है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक कंसेप्ट। क्या बताऊंगा? ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, शायद कुछ आपके जहन में पहले से होंगे या कुछ हम यहां पे बताएंगे। जब सारा बेसिक कंसेप्ट हो जाता है फिर ये चैप्टर शुरू होता है। और जब चैप्टर शुरू होता है, वास्तव में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, ये एटम दिखता कैसा है इसी कहानी है। लेकिन एटम दिखता कैसा है सीधे एक बार फोटो में दिखा देते आपको, भाई यही बस। ये जो सिलेबस है ये डेवलपमेंट्स लीडिंग टुवर्ड्स टुडेज एटॉमिक मॉडल है। आज का जो एटॉमिक मॉडल है वहां तक हम पहुंचे कैसे, वो किन किन बाधाओं से होकर आया है, ये है पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब आप ऐसे पढ़ ले कि बच्चों में आप पढ़ते थे हमें आजादी कैसे मिली, सीधे थोड़ी बोलते थे 1947 में ऐसा करके हो गया, ऐसा थोड़ी था। सफर शुरू होता था 1847 में, या 57 में, 1857। यस और नो? 1857 से सफर ऐसा, कुछ और जब हायर पढ़े तो और पीछे जाते हैं। मतलब सीधे अपन पॉइंट पे नहीं आते, पहले सारा किस्सा बताते इतिहास, फिर पॉइंट पे आते हैं। यस और नो? तो कुछ ऐसा ही एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसका भी जो सफर है ना, वो आज से कई सालों पहले डाल्टन से शुरू किया था। किसे शुरू किया था? लेकिन हम उनकी बातें नहीं कर रहे, हम लोग सीधे आते हैं एटॉमिक मॉडल से। और सबसे पहला जो सबसे बेसिक मॉडल आया था प्यारे बच्चों, वो क्या था? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन, इनको लगता था एटम बहुत ही आसान है। इन्होंने कहा भाई साहब खिचड़ी है एटम, तुरंत फेल हो गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, विल डिस्कस। आपको पता है जो साइंस है वो डेली इवॉल्व हो रही है, हाँ या ना? आज भी हम जो जानते हैं शायद वो कब गलत हो जाए पता नहीं, सच है ना? ऐसा ही कुछ पहले के जमाने में होता था, उनको लगता था बस हम ही है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ, चीजें बदल गई। इसके बाद एक बड़ा प्यारा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसे हम कहते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आप सबने नाम सुना होगा। जैसे ही स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट आया, एक नई थ्योरी निकल के आई, एक नया मॉडल निकल के आया प्यारे बच्चों, जिसका नाम रखा गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा। आप समझ सकते हैं कुछ बातें आपको पहले से पता है या ना? फिर क्या हुआ, कई सालों तक रदरफोर्ड का मॉडल एकदम धूम मचा के था। बोले भाई साहब बहुत बढ़िया है, धूम 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 चल रहा था। फिर हुआ क्या, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसके बाद भी कुछ रिसर्च आए, कुछ एक्सपेरिमेंट आए, कुछ ऐसे रिजल्ट्स आए जिससे उनके मॉडल पे भी खड़ा हो गया सवाल। बोले भाई साहब वो एक्सपेरिमेंट थे क्या? इनमें सबसे प्यारा जो रिजल्ट आया प्यारे बच्चों, जो एक्सपेरिमेंट आया उसमें सबसे पहला था ईएम वेव। क्या था? उसी समय खोज हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। नाम सुना होगा, पूरा चैप्टर भी पढ़ा होगा। अरे हाँ या ना? हो गया है ना? उसी समय एक नई डिस्कवरी हुई थी जिसका नाम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या नाम था? इन्होंने कहा भाई साहब इंसान इंसान बस नहीं है, सम टाइम बिहेव लाइक। समझ पा रहे हैं क्या? उसी समय एक नई थ्योरी आई जिसका नाम रखा गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या आई? इन्होंने लोगों का नजरिया बदल दिया। बोले भाई साहब वे बस नहीं है। इज दिस क्लियर? फिर क्या था, इनके मॉडल पे हो गया सवाल खड़ा। वहां से एक नया मॉडल आया और जो कई सालों तक लोगों को बेवकूफ बना के चलता रहा, उसका नाम था बोर्स मॉडल।
और सच ये है प्यारे बच्चों, आज भी आपके जहन में जो तस्वीर है वो कौन सी है? क्योंकि इसने कई सालों तक लोगों के दिमाग में अपनी फोटो जमा के रखी थी। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे लोगों को लगा हम जो जानते हैं सब बेकार है, सब बेकार है। उसी के बाद डिस्कवरी होती है, और एक डिस्कवरी हुई जिसका नाम था डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। आप सबने नाम सुना होगा, सुना होगा। और एक दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ, एक दूसरा रिसर्च आया जिसका नाम था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाँ या ना? इन दोनों रिसर्च के बाद, इन दोनों एक्सपेरिमेंट के बाद आज हम वहां खड़े हैं जो हमारा मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसने न्यूटन की फिजिक्स के ऊपर भी सवाल खड़ा कर दिया। आपको पता है जो आप फिजिक्स पढ़ते हो उसका नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स, जो न्यूटन ने दी है। हाँ या ना? लेकिन जिस दिन क्वांटम मैकेनिकल यानी क्वांटम मैकेनिक्स आया, क्वांटम मैकेनिक्स से बना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये जो मॉडल था इसने लोगों को सोचने मजबूर कर दिया, भाई साहब कुछ और है दुनिया में। Is this clear? तो हमारा सफर कहां शुरू होगा और कहां तक चलेगा? लेकिन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सफर शुरू करेगा। एक बार ये फ्लो चार्ट बना के रखिएगा ताकि आपको बाद में शॉर्ट नोट्स बनाने में हेल्प मिले। यही हमारा सिलेबस है, यही हमारा चैप्टर है। लिख लिया होगा प्यारे बच्चों? लिख ले। तो इतना सारा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बड़ा मजेदार है। हमारा मेन फोकस जो है ना प्यारे बच्चों, वो है एक्चुअल बोर मॉडल। मतलब अगर कोई मुझसे कहे साहब बस वो पढ़ाई से सवाल है, मैं बोर मॉडल पढ़ा दूं, कॉन्फ़िगरेशन बता दूं, दैट्स इट। लेकिन ऑफ कोर्स हम बहुत सारी बातें करते हैं पर कहीं ना कहीं जहन में होती हैं, वो इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। सच में रियल वे में हमारा जो चैप्टर शुरू होता है वो कहां से होता है? बोर मॉडल से। और कहीं ना कहीं हमारा मेन डिस्कशन, हमारी मेन बातें कहां होती है प्यारे बच्चों? बोर मॉडल्स में। लिख लिया होगा आप सबने? लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया होगा। तो आइए सफर शुरू करते हैं। सम बेसिक, ये पहली लाइन लिखी थी, पहली लाइन सम बेसिक कंसेप्ट से। जब आपने बचपन में कभी ये चैप्टर पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है क्या? बचपन में स्कूल जाते थे तो अगर आपने कहीं बचपन में पढ़ा हो तो आपको बताई जाती है कि इलेक्ट्रॉन कैसे आया, प्रोटॉन कैसे आया, है या ना? लिखते रहे, ऐसे थोड़ा फालतू बातें कर रहा हूं। सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई। कौन सी थ्योरी? उन्होंने कहा भाई साहब एटम सबसे छोटी चीज है, जिससे छोटा दुनिया में कुछ संभव नहीं है। लोगों के अंदर उत्सुकता जागी। क्या जागी? बोले यार दुनिया में हर चीज के अंदर एटम होता है। बोले हाँ। बोले जो डस्टर हमारे सामने दिख रहा है क्या इसके अंदर भी एटम है? बोले हाँ। बोले हम तो देखेंगे। क्या बोले? देखने के चक्कर में उन्होंने कुछ और देख लिया। उन्हें जो दिखा, उन्हें जो दिखा वो था इलेक्ट्रॉन। क्या दिखा? इनका कंसेप्ट बड़ा प्यारा था। बोले यार अगर दुनिया में हर जगह एटम है, हर जगह, तो उन्होंने क्या किया? दो इलेक्ट्रोड लिया। दो इलेक्ट्रोड आप समझते हैं? उन्होंने लिया दो इलेक्ट्रोड। क्या लिया? इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। और क्या किया? यहाँ पे हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। पहले उनका लॉजिक क्या था? अच्छा इसमें एटम है तो ऐसा करते हैं, पीछे धक्का मारते हैं, एटम निकल जाए, देख लेंगे। अब हाथ से धक्का लगने वाला, तो उन्होंने एक बाहरी ताकत का इस्तेमाल किया जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम था? अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, सारा सेटअप लगाया, और उन्होंने जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोड से वो सेटअप लगाया, हाई हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, यहां से एक नीली रंग की रेज निकली। क्या निकली? बोले भाई साहब ये नीला नीला क्या है? यही एटम है क्या? एटम नीला होता है क्या? सोचिए है क्या? फिर वो बार बार सोचते रहे, कई सालों तक रिसर्च चला। फिर उन्हें पता चला ये जो रेज निकल रही थी ये हमेशा निगेटिव टर्मिनल से निकलती थी। कहां से निकलती थी? और निगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड। अगर आप कभी बैटरी से किसी इलेक्ट्रोड को जोड़ दें तो जो निगेटिव होता है दैट रिप्रेजेंट कैथोड, और जो पॉजिटिव होता है दैट रिप्रेजेंट एनोड। उन्होंने कहा भाई साहब ये हमेशा निगेटिव क्यों निकलता है? उन्होंने बदल दिया इलेक्ट्रोड, फिर से इधर से निकला, इधर फिर से। बोले हमेशा कहां से निकलता है? तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया कैथोड रे। क्या नाम रखा गया? और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कई लोगों ने किया, कई व्यक्तियों ने किया, लेकिन जो क्रेडिट मेन मिला वो किसे मिला? जे थॉमसन। और उन्होंने पहली बार कहा ये जो कुछ है निगेटिव से निकलता है हमेशा पॉजिटिव तरफ जाता है, ये कुछ ऐसा है जो निगेटिव के जैसा है, जो निगेटिव के। ये तो एक कंक्लूजन निकल आया भाई साहब, वो एटम।
क्योंकि वो तो न्यूट्रल होना चाहिए था, ये नेगेटिव है, मतलब ये एटम नहीं है। और बाद में कई लोगों ने उस पर काम किया और फिर उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम रखा गया? तो यहां से खोज शुरू हो गई सब एटॉमिक पार्टिकल की। किसकी? मतलब लोगों को लगता था कि भाई साहब दुनिया में सबसे छोटी चीज कौन है? एटम। लेकिन जे जे थॉमसन ने पहली बार कहा भाई साहब एटम के अंदर भी कुछ है, यानी कुछ और है जो छोटा है। उन्हें नहीं पता था वो कहां है, उन्होंने कहा कुछ और है जो और छोटा है, उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। और इसे हमने आज के जमाने में कहना शुरू किया सब एटॉमिक पार्टिकल। आप सबको पता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, बोलो हाँ या ना। तो इसे कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल। सब सम बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहला कंसेप्ट हम इन्हीं बातों पे डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। मैं आपको पूरी डिस्कवरी नहीं पढ़ाऊंगा, दैट्स नॉट रिलेवेंट फॉर योर सिलेबस, ओके। बस मैंने हल्का सा आइडिया दे दिया है कहां से चीजें आई हैं, ठीक है क्या? तो सबसे पहला जो बेसिक कंसेप्ट है, क्या सबका ध्यान बोर्ड पर है? कुछ बातें आप सबको पहले से पता है। तो बेसिक कंसेप्ट में टोटल 4 कंसेप्ट बताओ, कितने कंसेप्ट? उनमें सबसे पहला डिस्कस कर रहा हूं, और सबसे पहला है सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या है? उसमें भी मैं सबसे पहला डिस्कस कर रहा हूं, वो है इलेक्ट्रॉन। क्या है? मुझे बता दे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? आप सबको पता है, जे जे थॉमसन। हाँ या ना? उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका नाम क्या था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। यस और नो? यस और नो? अब जरा हल्का सा फील कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। जैसे मान लेते हैं मैंने इलेक्ट्रोड लिया, क्या लिया? और इसे मैंने वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ दिया। जोड़ दिया तो क्या ये नेगेटिव टर्मिनल होगा? क्या ये पॉजिटिव होगा? ये जो पूरा उन्होंने सेटअप बनाया, इस सेटअप का नाम रखा डिस्चार्ज ट्यूब। क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ लो। क्या जो कैथोड रेज है वो कहां से एमिट होंगी? निगेटिव से कि पॉजिटिव से? तो क्या वो इधर से कैथोड रेज का एमिशन होगा? हमेशा यहीं से होगा, इसीलिए उसका नाम पड़ गया कैथोड रे। क्या नाम पड़ गया? मगर वो रेज नहीं थी, अंदर से छोटे छोटे कण जिनका नाम क्या था? इलेक्ट्रॉन। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या आप सबको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है? बोल दो। 10 की पावर -19 कूलम। क्या आप सबको इलेक्ट्रॉन का मास पता है? तो सब लोग बोलते हैं रेस्ट मास। क्या बोलते हैं? रेस्ट मास। कितना होता है? 9.1 10 -31 kg। यस और नो? ये जो कैथोड रेज निकलेंगी, आप कोई भी गैस ले लो, कोई भी इमेजिन करते हैं, ये मेरे पास एक लाल वाली गैस है, नीली वाली गैस है, सबको दिख रहा है क्या? एक बार मैंने अंदर लाल वाली गैस भरा, क्या भरा? तो उसमें जो कैथोड रेज निकलेंगी वो इलेक्ट्रॉन होंगे कि प्रोटॉन होंगे? तो लाल वाले का इलेक्ट्रॉन और नीले वाले का इलेक्ट्रॉन सेम होगा कि डिफरेंट होगा? तो जब मैं E और M का रेशियो निकालूंगा, E और M का रेशियो ये कांस्टेंट होगा कि डिफरेंट होगा? गैसेस के बदलने से बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो मैं कह दूं E by M रेशियो कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस फॉर कैथोड रेज। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? एक मिनट प्यारे बच्चों, ये आप फील कर पा रहे क्या? E by M क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का E बोले तो चार्ज, E बोले तो M बोले तो चार्ज और मास का रेशियो फिक्स होने, ये बदलने वाला इलेक्ट्रॉन के केस में। इलेक्ट्रॉन के ये जो रेशियो है ना, इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं? इसे क्या बोला जाता है? चलेगा? चलेगा? इसे बोला जाता है स्पेसिफिक चार्ज। मैं ऐसे बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन के केस में, कैथोड रे के केस में क्या स्पेसिफिक चार्ज कांस्टेंट रहेगा? कोई दिक्कत? तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन का? आपको पता है इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है कि बहुत बड़ा है? कितना छोटा मास है? आप मोल सुन के घबराए थे, 10 की पावर 23। ये 10 की पावर -31, कुछ ज्यादा छोटा नहीं है, कुछ ज्यादा छोटा नहीं है। इतना छोटा है, इतना छोटा है, शायद तभी इसे कहते हैं पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं? मैथ में पॉइंट की डेफिनेशन दी जाती है वो चीज जिसकी कोई लेंथ ना हो, जिसकी कोई ब्रेथ ना हो, जिसकी कोई हाइट ना हो। इतना 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 छोटा, इतना 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 छोटा, इतना इतना कि जिसे आप शायद कभी मेजर न कर पाए, इसीलिए इतने छोटे क्या बोला जाता है? पॉइंट चार्ज। और जब भी आप पॉइंट चार्ज लेते हैं शायद हमेशा ऐसा ही अज्यूम करते हैं, बहुत छोटा, हाँ या ना? खैर, जब मैं इसी मास को लिखता हूं AMU में, किसमें? क्या आप सबने AMU का नाम सुना है? AMU बोले तो एटॉमिक, ये एक यूनिट है जो एटम के मास को मेजर करने में हमें हेल्प करती है। इज दिस क्लियर? जैसे जब आप कभी फ्रूट्स लेते हैं, कभी सब्जी लेते हैं, किसमें मेजर करते हैं? किलोमीटर में, किलोग्राम में?
क्यों ग्राम में क्यों नहीं लेते? आज हमने 5000 ग्राम सब्जी लिया है, अच्छा लगेगा ना, बहुत सारा ले आए हैं 5000 बोलने में। हेलो, वहां पे आप यूज करते हैं केजी, क्या यूज करते हैं? तो यहाँ इतना छोटा था, इसे हमने थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए एएमयू बोला। क्या बोला? और जब इसे हम एएमयू में लिखते हैं प्यारे बच्चों, उसकी वैल्यू होती है 0.00055 एएमयू। कितनी होती है? समटाइम्स 54 लिखते हैं, समटाइम्स 55 लिखते हैं, चलेगा, लिखिएगा फर्स्ट कंसेप्ट। तो ये तो कहानी थी इलेक्ट्रॉन की। जे थॉमसन ने खोज करी, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से आया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है, मास ये होता है, इसका स्पेसिफिक चार्ज कांस्टेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस। जैसे ही लोगों को पता चला यार हर मैटर के अंदर नेगेटिव चार्ज है, लोग सोच में पड़ गए, बोले हमारे हाथ में भी नेगेटिव है क्या? हर जगह नेगेटिव है क्या? तो वो अपने हाथ को ऐसे मिलाते थे, बोले रिपल्शन नहीं हो रहा यार। अरे अगर भाई डाल्टन साहब ने क्या कहा कि मैटर किससे बना है? एटम से। लेकिन जे थॉमसन ने क्या प्रूफ कर दिया? भाई साहब एटम एटम नहीं, कुछ नेगेटिव जैसा है, कुछ नेगेटिव जैसा। तो लोगों ने कहा हर जगह नेगेटिव, बोले हाँ, बोले हमारे हाथ में नेगेटिव, बोले हाँ, बोले यहाँ भी नेगेटिव, बोले हाँ, तो नेगेटिव रिपल्शन क्यों नहीं हो रहा है? उसी समय मार्केट में गोल्डस्टीन, कौन है? कौन है? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को कहा गया एनोड रे एक्सपेरिमेंट। सबने लिख लिया होगा? ये कुछ बेसिक बातें हैं, हमें पता होनी चाहिए, इसे ही मैंने बोला है सम बेसिक कंसेप्ट। ठीक है क्या? ना पता हो ऐसा भी नहीं है, एक बार पता होना चाहिए, बिकॉज देयर आल्सो योर सिलेबस। लिख लिया होगा? आइए बात करते हैं नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल की, जिसका नाम है प्रोटॉन। सब कुछ आप ही बताने वाले हैं। तो दूसरा एटॉमिक पार्टिकल है कौन प्यारे बच्चों? प्रोटॉन, जिसे हम लोग लिखेंगे पी से, राइट? लिखिएगा। सबसे पहले आप बताएं इसकी खोज किसने करी थी? अरे वाह, इसे बिठा दूं ना? बिठा दूं क्या? लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट गोल्डस्टीन। बताते चलेंगे, लिखते चलेंगे। प्रोटॉन was discovered by गोल्डस्टीन, गोल्डबर्ग नहीं, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। लिख लिया होगा? आप मुझे बताएं, क्या आप सबको पता है प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? कितना कितना? एग्जैक्टली प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है? तो इसे भी हम लोग लिखा करेंगे ई। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस माइनस दिया गया ताकि हम अट्रैक्शन को समझा पाए। ये समझा पाए? अदरवाइज चार्ज एक फिजिकल क्वालिटी है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस नहीं है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 है, माइनस इसलिए दिया जाता है ताकि हम दुनिया को बता पाए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्या है, अट्रैक्शन। अपोजिट फोर्सेस को बताने के लिए उसे क्या दिया गया? माइनस। इसे क्या दिया गया? अदरवाइज कोई मुझसे कहे व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो मैं क्या बोलूंगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से। अब होगा क्या प्यारे बच्चों, हर एक यूनिट चार्ज को इसे बोलेंगे 1 यूनिट चार्ज। क्या बोलेंगे? जब भी इतना चार्ज होगा इसे बोलेंगे 1 ई। 1, मान लो किसी को 2 इलेक्ट्रॉन मिला, 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलेंगे? 2 ई। 2 इलेक्ट्रॉन गया, -2। समझ पाए क्या? इसे बोलेंगे 1 यूनिट चार्ज। क्या बोलेंगे? इज दिस क्लियर? मुझे बता दे, क्या प्रोटॉन का भी अपना एक मास होगा? जो प्रोटॉन का मास होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27। इसे हम लिखते हैं एएमयू में, किसमें लिखते हैं? ये आता है 1.007 एएमयू। कितना आता है? जिसे न्यूमेरिकल पर्पस में हम क्या मान लें? बहुत बढ़िया। एक प्रोटॉन का मास कितना है? 1 एएमयू। लिखिएगा। प्रोटॉन के बारे में भी हम सब जानते हैं, हम इसकी डिस्कवरी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हल्का सा मैं आपको बता देता हूं कि प्रोटॉन खोजा कैसे गया, हल्का सा। प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास, हमें मास याद रखना है एएमयू में। किसमें याद रखना है? अभी कुछ देर आपको याद करा दूंगा, फिलहाल 1 एएमयू याद रख पाएंगे?
चलिए प्यारे बच्चों, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। अब लोगों के मन में क्या है, आप बोले भाई साहब हर जगह इलेक्ट्रॉन है, हर जगह, और ये बात उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज है तो भाई साहब रिपल्शन क्यों हो रहा? रिपल्शन नहीं हो रहा, यस और नो। फिर उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट क्या किया, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, है क्या? थोड़ा फील है ना सबके अंदर। ये मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, कितने इलेक्ट्रोड है? 2। सबको दिख रहा है क्या? अब इसे मन में बना लो, बना लो। ये मैंने बना दिया, बना दिया। और मुझे एक थोड़ा सा कॉपी दीजिएगा। इमेजिन करते हैं ये मेरे पास एक यहाँ पे एक और यहाँ पे सेटअप लगाया, लगा दिया। इसमें छोटे छोटे होल किए, छोटे छोटे, इसे बोला परफोरेटेड। क्या बोला? परफोरेटेड का मतलब है छोटे छोटे होल, राइट। अंदर हमने गैस भर दी, क्या भर दी? अब जैसे मान लो आपने हीलियम गैस भरी, कौन सी गैस भरी? और खूब हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। तो जब इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हीलियम गैस के पार्टिकल आयोनाइज होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। मेरे हिसाब से कोई भी गैस आयोनाइज होगी। इतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो पोटेंशियल इतना हाई है कि बाहर के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको पुल नहीं करेगा। क्या पुल करेगा? एक मिनट, इलेक्ट्रॉन बाहर होते कि अंदर होते न्यूक्लियस के? और न्यूक्लियस के अंदर और न्यूट्रॉन, यस और नो। अब जरा इमेजिन करना, एटम है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, आपने हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, सबसे पहले कौन निकलेगा? अब जरा इमेजिन करना, मेरे पास बहुत सारे एटम हैं, बहुत सारे, क्या वहां से सारे इलेक्ट्रॉन निकल पड़े? बाद में क्या बचे? गलत, प्रोटॉन नहीं बचे, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम बचे। पॉजिटिवली चार्ज, भाई साहब प्रोटॉन को निकालने में जान चली जाएगी, न्यूक्लियर एनर्जी लगानी पड़ेगी, न्यूक्लियस के अंदर है, वोल्टेज में दम नहीं है, निकाल दे प्रोटॉन को। हेलो, आप सबने न्यूक्लियर कंसेप्ट को समझा है? क्या प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है? हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से क्या इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलेगा? जो अंदर मौजूद प्रोटॉन है वो निकल नहीं। लेकिन जरा थोड़ा इसके अंदर का सेटअप समझना। अंदर कौन कौन है? अंदर है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, और अंदर है पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम। पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम, ये हो गया निगेटिव टर्मिनल। क्या हो गया? और ये हो गया। मुझे बताओ, निगेटिव टर्मिनल तरफ कौन भाग के जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा। मेरे हिसाब से इस परफोरेटेड से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उधर भागेंगे, और सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम इधर भागेंगे। उधर कोई अलग रंग दिखेगा, इधर कोई अलग रंग। बोलो हाँ या ना? अब इधर जो आया है, मुझे बताओ ये प्रोटॉन है कि पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम? तो जो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम होगा, अलग अलग गैस का अलग अलग मास, अलग अलग चार्ज, हाइड्रोजन का अलग होगा, हीलियम का अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा, यस और नो? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, पूछ लूं क्या? एनोड रे, क्या बोला मैंने? लोगों ने इसका नाम रखा एनोड रे। क्या नाम रखा? नाम रखना लॉजिकल है कि नहीं? क्यों लॉजिकल है? उसका क्या नाम था? कैथोड रे। वो कहां से निकलती थी, समझ पाए क्या? और किधर जाती थी? एनोड की तरफ। ये कहां से आ रही है, किधर जाएगी? तो इसका क्या नाम रखा गया? एनोड रे। मतलब सब रिसर्च चल रहा है, तो लोगों का उसका नाम ये था, इसका नाम ये रख दो यार। इज दिस क्लियर? तो जो एनोड रे होगी, जो एनोड रे, सबको फील आ रहा है क्या? जो एनोड रे, उसका स्पेसिफिक चार्ज, उसका स्पेसिफिक चार्ज बोले तो, स्पेसिफिक चार्ज बोले तो एनोड रे का स्पेसिफिक चार्ज गैसेस के नेचर पे डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा? डिफरेंट डिफरेंट गैस का डिफरेंट डिफरेंट मास होगा, डिफरेंट डिफरेंट रेशियो होगा, यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज एनोड रे एक्सपेरिमेंट। दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज एनोड रे एक्सपेरिमेंट और कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। इसे कैनाल भी बोलते थे, वो परफोरेटेड से निकलता था, इसलिए इज नोन एज एनोड रे एक्सपेरिमेंट और कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक चार्ज E by M. Specific charge depends on nature of gas. Specific charge E by M depends on nature of gas filled in the discharge tube. Filled in the discharge tube. Filled in the discharge tube. याद रख पाएंगे? कैथोड रे का जो E by M है वो गैसेस के नेचर पे डिपेंड
मगर जो एनोड रे है उसका ई बाय एम कैसे देते भी डिपेंड। इज दिस क्लियर? अभी हमारे सामने कितने पार्टिकल आ चुके हैं? नंबर 1, नंबर 2, जैसे मार्केट में इलेक्ट्रॉन आया, जैसे मार्केट प्रोटॉन आया, वैसे तुरंत एक मॉडल आ गया, इसका नाम था थॉमसन मॉडल। क्या नाम था? कहानी को समझिएगा। सबसे पहले थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी, बोले भाई साहब बहुत बढ़िया। अचानक से किसी और ने क्या खोज कर दी? प्रोटॉन। अब यहां से थॉमसन नाम गिरने लगा। बोले भाई साहब समझाना तो पड़ेगा, ये सब हो कैसे रहा है। उन्होंने अपना तुरंत दे दिया मॉडल, इसका नाम रखा थॉमसन मॉडल। क्या नाम रखा? लेकिन मैं आपको भी मॉडल नहीं पढ़ा रहा हूं, जब मॉडल पढ़ेंगे सारे मॉडल एक साथ पढ़ेंगे, क्लियर है? लेकिन मॉडल आ चुका है, मॉडल। अब कई साल ऐसी जिंदगी बीती लोगों की, बोले वो थॉमसन में खुश थे, खिचड़ी में खुश थे। समझ पा रहे क्या? उसी में खुश थे, बोले भाई साहब ऐसे ही दिखता है, यही दुनिया है, किसी को दिक्कत था नहीं, तो जिसने जो दिखा दिया वैसे ही है। हेलो। उसी समय एक नए पार्टिकल का खोज हुआ जिसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन। क्या नाम रखा गया? तो हमारे सामने आ चुका है थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, प्यारे बच्चों, उसका नाम है न्यूट्रॉन। आप सभी से ढंग से जानते हैं, आप सबने ऑलरेडी पढ़ा, इसलिए पर ऐसा चल रहा है, राइट? मुझे बता दे पॉइंट नंबर 1, न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल 0, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? मुझे बता दे, क्या आप सबको न्यूट्रॉन का मास भी पता है? मैं बता देता हूं 1.675। देखो वो कितना था, 1.673, ये 1.67 हल्का सा ज्यादा है। कौन? क्या ज्यादा है? किसका? किससे ज्यादा है? कितना ज्यादा है? इंटू 10 की पावर -27 केजी। तो इसे हम एमयू में लिख ले। ये एमयू होता है 1.008 एमयू। कितना होता है? वो कितना था? 1 दोनों लगभग सेम है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसे भी हम क्या बोलेंगे? बनेंगे। आज से नियम हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास 0.00055 ना के बराबर, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास। एक सवाल पूछ लो मैं आपसे, एक सवाल पूछ लो, क्या एक एटम है, क्या है उसके अंदर? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। विच इज द मेन कंट्रीब्यूटर फॉर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम? प्रोटॉन है। अरे सारा का सारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां है? सारे के सारे एटम का भार का वजह कौन है? न्यूक्लियस। तो बाकी सब डिजाइन क्या है? वो क्या कर रहा है? समझ पा रहेगा? हेलो। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जरा सुनिएगा। ये जो मेन कंट्रीब्यूशन है वेट का, वो कौन होने वाला है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। चलेगा। इसकी जो खोज करी प्यारे बच्चों, इसके खोजकर्ता का नाम था जेम्स चैडविक। क्या नाम था? लिखिएगा, न्यूट्रॉन, हेडिंग लिख देना वहीं पे, जेम्स चैडविक। चार्ज होता है ये, मास होता है ये, एमएम होता है इतना। इसकी खोज भी शायद आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी होगी, बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल। अरे हाँ या ना? ऑन थिन बेरिलियम शीट। तो उन्होंने क्या किया था, बम्बार्डमेंट करा के वो रेडिएशंस को पढ़ा था, अल्फा बीटा गामा, याद आ रहा है कुछ? और फिर वहां से बताया था भाई साहब न्यूट्रॉन भी कोई चीज होती है। और इस प्रकार से हमारे सामने आ चुके हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा, अल्फा पार्टिकल ऑन थिन बेरिलियम शीट। बेड शीट नहीं, बेरिलियम अल्फा पार्टिकल लिख लीजिएगा। लिख लिया क्या? अब हमारे सामने कितने पार्टिकल हो चुके हैं? 3। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2, नंबर 3, एक मिनट, क्या आप सबको इलेक्ट्रॉन का मास याद हो गया? अब हम लोग जब सवाल करेंगे, क्या करेंगे? सवाल। तो हमें क्या लेके चलना है, मुझे बताओ। इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? 0.00055 एमयू, हाँ या ना? प्रोटॉन का मास लगभग 1। हम लोग क्या मांग चलेंगे? 1। और न्यूट्रॉन का मास चलेगा। मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए क्या हम लोग न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास इक्वल लेके चलेंगे? पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत बहुत कम है कि बहुत बहुत ज्यादा है? तो मैं कह दूं जो प्रोटॉन का मास होगा वो इलेक्ट्रॉन के मास का कितने गुना होगा? क्या इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? मैंने आपके सामने सीधे कैलकुलेट करके रिजल्ट लिख दिया, चलेगा? लिखिए पहला स्टार, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। दूसरा स्टार, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 टाइम्स
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के इसी में, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर मेन कंट्रीब्यूटर। शॉर्ट फॉर्म लिखना स्टार्ट करें, प्रोटॉन पी, न्यूट्रॉन एन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर मेन कंट्रीब्यूटर फॉर द एटॉमिक मास। किसी भी एटम के जो एटॉमिक मास का मेन कंट्रीब्यूटर है प्यारे बच्चों, वो कौन होने वाला है? प्रोटॉन एंड। चलेगा। हमने क्या क्या सीखा, आओ कुछ सवालों के माध्यम से इसे कंफर्म करते हैं। एक मिनट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबको याद है? सबका मास भी याद है? मैंने एक वर्ड बोला स्पेसिफिक चार्ज, सबको क्लियर है? जब भी बोलूं मैं स्पेसिफिक चार्ज, उसका मतलब V बाई एम, E का मतलब, M का मतलब, लिखिएगा पहला सवाल, राइट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, राइट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, राइट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। एक मिनट, क्या आप सब अल्फा पार्टिकल को भली भांति जानते हैं? अभी बेसिक कंसेप्ट चल रहा है, राइट? मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा थ्योरेटिकल है, हल्का हल्का है, अभी चैप्टर शुरू होता है कुछ देर में। अल्फा पार्टिकल आप सब जानते हैं क्या होता है? हीलियम का एटम, हीलियम का न्यूक्लियाई, हीलियम का मतलब हीलियम, हीलियम, एक मिनट मैं आपसे पूछता हूं, हीलियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लो बाहर, निकाल लो, कितना चार्ज आएगा? यही अल्फा पार्टिकल है। हेलो, तो जब सारा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो क्या बचा? न्यूक्लियस। क्या बचा? तो इसे अपन ने बोला न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम, न्यूक्लियाई ऑफ, तो अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। इज दिस क्लियर? आपसे बोला है इन सब का हमें स्पेसिफिक चार्ज का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताएं। स्पेसिफिक चार्ज बोले तो E बाई एम सबसे बन जाएगा। फिर भी और एक बार मिलके कर लेते हैं प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने कर रहा हूं। सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात करें? इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? आपको बोलते चलना है, बोलो ना, E बाई एम। अरे हाँ या ना? मैं अभी फिलहाल सब में चार्ज में E आने वाला है, तो मैं E को फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस में 1 मान लेता हूं। क्या मान लो? इसे पर बोल रहे 1 यूनिट चार्ज। क्या बोल रहे हैं? बोर्ड पे इसे क्या बोल रहे हैं? तो इसे मैं कह दूं 1 अपॉन 0.0005 AMU। अच्छा खासा बड़ा नंबर है, ये छोटा है, डिवाइड होने के बाद बड़ा नंबर। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? फिर चलो चलते प्रोटॉन के पास। चले क्या? अब हमें लिखना प्रोटॉन का E बाय एम, तो E को मैं क्या मान चल रहा हूं? 1। व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन? अच्छा एमयू में सोचो ना, काय को केजी में सोचो, ये कठिन वाला 1 एमयू। अरे हाँ या ना? ये बड़ा कि ये बड़ा? क्यों आपने डिवाइड ही नहीं किया? इतना तो कॉमन सेंस हम में है सर, आप भी। हाँ चलो आते हैं फिर न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन को बताएंगे E बाय एम। व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन? है यस और नो? कुछ बच गया क्या? अल्फा पार्टिकल। चलो चलते अल्फा के पास। चले क्या? तो अल्फा का भी E बाय एम लिखूंगा। एक मिनट, अल्फा पे कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यूनिट चार्ज। चार्ज तो 2 यूनिट ही है, तो लिख दूं मैं 2। चलेगा? एक E को मैंने बोल दिया 1, E को बोल दिया। आपको लिखने का मन है लिख लेना। हेलो, मैं लिख दिया 2। क्या लिख दिया? अब इसका मुझे बताओ, इसका मास कितना है? कितना है? कितना है? कितना है? पक्का? तो मैं लिख दूं 2/4। चलेगा? इट कम्स आउट हाफ। चलेगा? बताओ सबसे, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला, इंक्रीजिंग, सबसे बड़ा कौन है? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद आ गया। चलेगा? लिखा जाएगा। एक और सवाल बोलूं क्या? लिखिएगा,
तो जब भी स्पेसिफिक चार्ज बोले प्यारे बच्चों, कुछ नहीं, आपने करना E बाय M। क्या करना है? अगले सवाल में मुझे पूरी क्लास का आंसर चाहिए, हाथ खड़े करना, आंसर बोलना नहीं है। बोलो सवाल। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ। कई बार ये सवाल एग्जाम में आया, कई बार। जब पहले वो एग्जाम हुआ करते थे ना स्टेट वाले, उसमें यही सवाल आते थे, नाम बदल देते, एक बार प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एक बार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एक बार, कई बार। देखिएगा, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, आपको प्यारे बच्चों स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो बताना है। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। आसान है? पूरी क्लास का आंसर चाहिए। स्पेसिफिक चार्ज बोलते ही जहन में क्या आया? E बाय M। लिखो ना तसल्ली से यार, आंसर आएगा। कितने बच्चों का आंसर है? 1:2, 1:2। नहीं है किसी का? अरे वाह, बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया गया। तो मैं ऐसे एक बार मैं लिखकर तसल्ली से कर देता हूं, E बाय M ऑफ प्रोटॉन अपॉन E बाय M ऑफ न्यूट्रॉन। मेरी एक बात याद रखना, सॉरी अल्फा पार्टिकल, मेरी एक बात याद रखना, जब भी सवाल आसान है उसे कोई जल्दबाजी मत करना, आप उसे गलत करने का चांस नहीं लेंगे। इज दिस क्लियर? सवाल जब आसान है तो बहुत धीरे भी ना करें, लेकिन जल्दबाजी में तुरंत ना टिक करें। याद रखना, सरल सवाल ही आपको कई बार ट्रैप करते हैं। इज दिस क्लियर? तो आपने तुरंत कर लिया, ठीक है, पर ऐसे आए एग्जाम में आए, आप आराम से लिखना प्लीज। कई बार उल्टा हो जाता है और तसल्ली आप जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। चलेगा? फिलहाल E बाय M प्रोटॉन अभी हमने निकाला था, वैसे तो लिख दूं मैं। ऊपर लिखा मैंने, नीचे लिखा मैंने हाफ। ऊपर जाएगा कितना आएगा? 2:1। इज दिस क्लियर? स्पेसिफिक चार्ज किसी का पूछो बता दोगे आप? मास लिखना AMU में, किसमें लिखना? किसमें लिखना? एक मिनट, एक छोटा सा कंसेप्ट और डिस्कस करना चाहता हूं। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? सम बेसिक कंसेप्ट। क्या पढ़ रहे हैं? कंसेप्ट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसने खोज की, कितना मास है, सबको क्लियर है? लिखेगा कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2, टर्म्स रिलेटेड टू एटम। टर्म्स रिलेटेड टू एटम, किसी भी एटम से रिलेटेड कितने टर्म्स हैं जो हमें जानने चाहिए। मजे की बात यह है, आप सब जानते हैं, भी आपने बता दिया, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। मैंने आपके सामने एक एटम लिखा X। क्या लिखा? क्या लिखा? क्या लिखा? क्या इस एटम का अपना एटॉमिक नंबर होगा? एटॉमिक नंबर को हम लोग लिखेंगे Z से। कैसे लिखेंगे? इस पूरे चैप्टर में मैं जब भी लिख दूं Z, जब भी लिख दूं तो समझ जाना, जो Z है प्यारे बच्चों वो है एटॉमिक नंबर। क्या है? एक मिनट, जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ फॉर न्यूट्रल एटम, फॉर Z is equal to number of proton is equal to number of electron for neutral atom। क्या ऊपर यहाँ पे ऐसा हम कभी A लिखते हैं? अच्छा, A कभी इधर लिखते हैं, K भी उधर लिखते हैं, वो अपना अपना डिजाइन है। चलेगा? चलेगा। मैंने लिख दिया A। क्या लिखा? क्या आप सब A को भी जानते हैं? A होता है मास नंबर। क्या होता है? जो मास नंबर है बता दो चलो फटाफट, क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस, यस और नो? इसे ही कई बार हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं? तो सवाल में ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, कंफ्यूज नहीं होंगे। जो ए है, जो मास नंबर है, वही नंबर ऑफ। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, क्या जो ए है वो मास नंबर है? अब मैं आपसे छोटा सा एग्जांपल पूछ रहा हूं, पूछ लो क्या? अरे पूछ लो क्या? क्या रे बच्चों, आप सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए यार, बोर्ड पे चाहिए, ऐसा ना करे, पढ़ते चले ना। मैंने आपके सामने लिखा XZ82 माइनस, क्या लिखा? मुझे बताओ इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, चार्ज कितना? यानी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। जब भी माइनस है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, और जब भी हुआ प्लस, जब भी हुआ इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया। हाँ या ना? एक सवाल में आप सबसे पूछ लो, एक छोटा सवाल पूछ रहा, पूछ लो क्या? मैंने आपके सामने लिखा N3 माइनस, क्या लिखा? और मैंने आपसे पूछा बताइए व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस है? कैसे बताया? क्या आपको एटॉमिक नंबर पहले से याद है? 3 माइनस इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन। तो कोई मुझसे पूछे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं बता दूंगा। बहुत बढ़िया, एक और सवाल मैं आपसे पूछ लूं क्या? मैंने आपके सामने लिखा एक एटम, बताओ कौन सा एटम है?
कौन सा आइटम है? जल्दी बता दीजिए, बताओ इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पक्की बात, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, अरे वाह, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, कहीं बोलेगा न्यूक्लियस, कहीं बोलेगा न्यूक्लियाई, वो सिंगुलर प्लूरल, कहीं बोलेगा न्यूक्लियॉन्स, कहीं बोलेगा न्यूक्लियाई, कंफ्यूज होने की आवश्यकता। अब जो पूछने वाला आप सब बताना, बताओ व्हाट इज द एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन? पक्का? क्या जो मास नंबर है वही एटॉमिक मास है? गलत। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का बोलो ना, हाइड्रोजन का, अरे बोलो ना, सोचो पड़ गए क्या? ऑक्सीजन का 32 तो नहीं था। खैर खैर खैर, आपसे जब मैंने पूछा एटॉमिक वेट, क्या पूछा आप सबका? अगर मैं ये नहीं पढ़ा रहा होता आपसे, मैं आपसे कहता कार्बन का मुझे एटॉमिक मास बताओ, क्या बताते आप? और आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको मैंने मास नंबर बोला, क्या बोला? अच्छा, ये ए का मतलब, ए का मतलब इसका मास नंबर कितना है? 12। इसका एटॉमिक वेट कितना है? तो फिर सोच में क्यों पड़ गए आप? सोच में क्यों पड़ गए? रियलिटी ये है, ये एटॉमिक वेट 12 के इक्वल है। इट्स मेयर अ कोइंसिडेंस, ऐसा हमेशा कोई जरूरी नहीं है। जरा सुनिएगा, क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पे है? अरे है क्या? मान लेते मेरे पास ये एटम है, क्या ये? अब बताओ इस आइटम के अंदर क्या बीचों बीच न्यूक्लियस है? जो तस्वीर आपके जहन में, उसी को सही मान के चल रहे हैं, वो तो तस्वीर है ना आपके जहन में। हेलो, अंदर कौन बैठा है न्यूक्लियस के? प्रोटॉन और, प्रोटॉन और, मैं उसकी बात कर रहा हूं, राइट? मुझे बताओ अंदर कितने प्रोटॉन? 6। अंदर कितने न्यूट्रॉन? 6। बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो ना। जब आप किसी का मास निकालोगे, किसी का वेट निकालोगे, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबको जोड़ोगे, केवल इन दोनों को जोड़ोगे? कैसी बातें कर रहे हैं यार? एटॉमिक मास, एटम का मास पूछा मैंने कि न्यूक्लियस का मास पूछा है? किसका मास पूछा है? तो मैं आपसे पूछता हूं, जो भी एटम का मास होगा, जो भी एटम का वेट होगा, हाँ हम एमयू में लिख रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा? क्या वो टोटल प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन के वेट के बराबर होगा? होगा। मुझे बता दे प्रोटॉन कितने हैं? तो एक प्रोटॉन का मास, एक मिनट, 1.007, 1.00, इसे मैं लगभग 6 बोल दूं चलेगा? हमने जंक्शन लेना शुरू कर दिया, समझ पा रहे हैं क्या? अब आते हैं अपन न्यूट्रॉन पे। एक न्यूट्रॉन का मास 1.008, 1.00, पढ़ो 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 ना, 1.00, तो 6 न्यूट्रॉन का मास, यस और नो? अब आते हैं इलेक्ट्रॉन में। एक इलेक्ट्रॉन का मास 0.00055, तो 6 इलेक्ट्रॉन का मास 6 इंटू 0.00055। एक तो यहां भी आपने अप्रोक्सीमेशन लिया, 6 + 6 12 हुआ, 12 प्लस समथिंग वेरी वेरी छोटा हुआ, क्या वो नेगलेक्ट हुआ? नेगलेक्ट होकर कितना आपने बताया जमाने को? आपने 12 लगभग बताया कि 12 सही बताया? एक लाइन बोलूं क्या मैं? मास नंबर, क्या बोला मैंने? is always a whole number but atomic weight is not a whole number. वो इलेक्ट्रॉन का मास भाई साहब नेगलेक्ट हो गया है। सच में अगर हम एक्यूरेट वैल्यू लिखते कैलकुलेटर में, शायद हमें उसे भी जोड़ना पड़ता। जाने अनजाने में आपको मास नंबर याद कराया जाता है, उसे ही आप दुनिया का एटॉमिक वेट बताते हैं। सच में दोनों में अंतर है, बोले हाँ या ना? कब लिखेगा? लास्ट में पॉइंट लिखेगा स्टार बना के, तूफान की गति लिखेगा, दन दन करके। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग अप्रोक्सीमेशन की दुनिया में जीते हैं, या सो नो? और जाने अनजाने में कई बार हम दोनों को इक्वल टिक कर देते हैं। लेकिन ये सवाल थ्योरेटिकल बनता है, तो फिर आपको समझना पड़ेगा थ्योरेटिकल सवाल कैसे बनेगा। मैं कुछ ही देर में सवाल भी दूंगा। कल को एक ऐसी थ्योरी बना दी गई, लेट्स एज्यूम इलेक्ट्रॉन का मास इतने गुना हो गया। आपके दिमाग में सेट था भाई साहब मास नंबर बराबर ही एटॉमिक वेट है, तो गलत कर दोगे। समझ पा रहे क्या? रियलिटी में एटॉमिक वेट में हमें सबका वेट जोड़ना है। अरे वो तो इलेक्ट्रॉन का वेट नेगलेक्ट हो जाता है।
लिख लिया होगा आप सबने लेफ्ट हैंड साइड पर। तो अभी कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, बस चैप्टर शुरू होने ही वाला है। अभी हम देख रहे हैं कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया है। लास्ट में एक लाइन लिखिएगा स्टार बना के। मास नंबर ब्रैकेट में लिखिएगा कैपिटल ए। मास नंबर ब्रैकेट लिखिएगा कैपिटल ए is always a whole number. Mass number ब्रैकेट लिखिएगा कैपिटल A is always a whole number, but atomic mass is in decimal. is in decimal और फ्रैक्शनल भी अपन बोल सकते हैं। is in decimal याद रहेगा। बट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस हम लोग दोनों को सेम लेके चलते हैं। बट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर। बट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर। याद रहेगा। मैं रिपीट करता हूं एक बार फिर से, मास नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर बट एटॉमिक मास इज इन डेसिमल। फॉर न्यूमेरिकल पर्पस मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक मास। ऐसा हमेशा कोई जरूरी। आइए कुछ छोटे सवाल कर ले। क्या लिखिएगा? पहला सवाल, इफ टोटल इलेक्ट्रॉन present in A2 minus is 16, if total electron present in A2 minus is 16, एक मिनट, ये 16 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ किस एटम में? A2 माइनस में, चलेगा। देन कैलकुलेट कोई आंसर बोलेगा नहीं। देन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, then calculate total number of electron present in A plus 1, then calculate total number of electron present in A plus 1। सवाल आपसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है A plus 1 में, आसान है, सबसे बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसे हम कह रहे हैं बेसिक कंसेप्ट, लेकिन फिर भी इन बातों का आना जरूरी है जो शायद आपको पता होंगी पहले से। सबने कर लिया होगा। चलिए, अगर मैं आपको टॉपिक नहीं पढ़ाता, सवाल तो भी आपसे बन जाता, हाँ या ना? मुझे बता दो, A2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अब 16 हैं, मतलब पहले न्यूट्रल में कितने रहे होंगे? 40। 2 लिया होगा तब ना 16। तो जब न्यूट्रल रहा होगा, तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन रहा होगा वही प्रोटॉन के बराबर। तो मैंने यहां से एटॉमिक नंबर निकाल लिया, कितना? यस और नो? अच्छा, शायद हमसे उसने एटॉमिक नंबर पूछा ही नहीं है, हमसे क्या पूछा है? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस और नो? किसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए कि गेन किए? कितने लूज किए? न्यूट्रल में कितने थे? एक मिनट, ये तो प्रोटॉन का नंबर है, वही इलेक्ट्रॉन का नंबर भी तो है, बोलो ना। अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो क्यों न्यूट्रल है? जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो प्रोटॉन है, तभी तो न्यूट्रल है ना यार। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन ज्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली प्रोटॉन कभी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन कम क्यों हो जाता है? कोई निकाल लेता है, अरे हाँ या ना? तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो चार्ज विल बी नेगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन कम तो चार्ज विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे कितना पॉजिटिव है? +1। कितने इलेक्ट्रॉन गए? 1। यस और नो? बहुत बढ़िया। तो क्या आप मुझे इलेक्ट्रॉन बता देंगे? A+1 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने हैं? कितने बच्चे बन गया था? रेज योर हैंड प्लीज, हाथ ऊंचे नहीं करेंगे ताकि मैं देख पाऊं सबसे बना है ना, कोई फंसा तो नहीं है। ऑलराइट, सबसे बन गया है क्या? शानदार, मतलब यहां तक आप कंफर्टेबल है, हाँ या ना? लिखिएगा अगला सवाल, if number of electron in A3 minus is 15, if number of electron in A3 minus is 15 and mass number of A is
मास नंबर ऑफ ए इज, ए का हमें मास नंबर दिया है इज 30. देन कैलकुलेट total number of neutron present in the atom. Then calculate total number of neutron present in the atom. तो एटम में टोटल कितने न्यूट्रॉन है ये आपको बताना है. बन गया होगा प्यारे बच्चों, सबसे बन जाएगा. बोलो ही जनता आंसर जल्दी से. हाँ, सबसे बन गया ना, पक्का. वेरी वेरी सिंपल, बहुत बढ़िया. A3 माइनस में 15, मतलब भाई ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, मतलब इसका एटॉमिक नंबर होगा 12. मतलब यहाँ पे एटॉमिक नंबर आ गया 12, मतलब हमें Z मिल चुका है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल चुका है. क्या यही प्रोटॉन के बराबर होगा? क्या हमसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा है? क्या A बराबर P प्लस N होगा? N बराबर A माइनस P, यानी 30 माइनस 12. एंड आंसर है, चलेगा. लिखेगा एक और सवाल. इन और फिर आपके सामने एटम लिखा था कार्बन का. इन कार्बन एटम, if mass of proton is halved, if mass of proton is halved and mass of neutron is mass of neutron is tripled 3 गुना. if mass of neutron is tripled, प्रोटॉन का मास हाफ किया, न्यूट्रॉन का मास ट्रिपल किया. हेलो हेलो हेलो. प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास एंड mass of electron is doubled, and mass of electron is doubled. Then calculate percentage change in, atomic weight of carbon. Then calculate percentage change in atomic weight of carbon. तो आपको बताना है कि कार्बन के एटॉमिक वेट में कितने परसेंट का चेंज है. सबसे बन जाएगा, हल्का सा परसेंट भी मिला दिया, एटॉमिक वेट भी मिला दिया. आपके कंसेप्ट को चेक करना है. आज मैंने इलेक्ट्रॉन को दुगुना किया है, 10 की पावर 5 टाइम्स भी मैं कर सकता हूं. तो कंसेप्ट अगर आपके हैं तो सवाल बनेगा. आंसर आ गया? करेंगे. वेरी 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 सिंपल. परसेंट निकालने का नियम सबको आता है, जिसका पूछा उसका अपॉन टोटल इनटू 100. सो सिंपल, वही कंसेप्ट था, वही बात है. बन गया होगा. एंड आंसर इज, अब जिनसे नहीं बना उन सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, जिनसे नहीं बना देखिए प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे 2 सिचुएशन बना लेता हूं. एक सिचुएशन है इनिशियल और एक सिचुएशन है नई वाली. चलेगा? इनिशियल में कितने प्रोटॉन हुआ करते थे? अच्छा, प्रोटॉन, कई बार सवाल ऐसे भी होता है, कुछ निकाल लिया कुछ मिला दिया, तो सवाल पढ़ना है, राइट. कितने न्यूट्रॉन हुआ करते थे, कितने इलेक्ट्रॉन? चलेगा? जब सब कुछ नॉर्मल था तो एटॉमिक वेट कितना? क्यों, इसको आपने गिना ही नहीं, हमने गिना है सर, मगर ये हो गया है नेगलेक्ट. क्या हो गया है? जस्ट क्लियर. कितना एटॉमिक वेट पहले था? 12. अब मुझे बताओ, हमने प्रोटॉन का मास दुगना किया कि आधा किया? पहले कितने प्रोटॉन थे? 6. उनका मास कितना था? 6 AMU. 6. अब कितना होगा? बहुत बढ़िया, ये हो गया 3 AMU. यस और नो? अब आते हैं न्यूट्रॉन में. पहले कितना था? 6. अभी कितना हो गया? 3 गुना. तो 6 into 3 18. तो गैस का मास 18 AMU हो गया. परफेक्ट. अब आते हैं इलेक्ट्रॉन पे. पहले कितना मास था? 1 मिनट, ये 6 मास नहीं है, 6 नंबर है. पहले कितना मास था? 6 into 0.0005 है. अब कितना हो गया? 12 into 0.0005 है. जमीन आसमान का अंतर आएगा सर, जैसा पहले था वैसे ही है. हेलो, क्या जो इलेक्ट्रॉन का मास ऐसे लिख दूं मैं? 6 into 2 into 0.0055. हाँ या ना? तो जो नया एटॉमिक वेट होगा वो कितना होगा? बहुत बढ़िया. तो एटॉमिक वेट कितना हो चुका है? 21. हमसे क्या पूछा? नया एटॉमिक वेट की परसेंटेज चेंज. तो सबसे पहले अपन चेंज निकाल ले. बोलो प्यारे बच्चों, चेंज कितना आएगा? बोलो. 21 माइनस 12. बहुत बढ़िया. क्या ये चेंज है? अब बताना है पहले कितना था. तो पहले से बढ़ा है कि घटा है? कितना परसेंट बढ़ा है? परसेंट निकाल लोगे. चेंज अपॉन 12 into 100 and 3/4 into 100, यानी 75% बढ़ा है. बोलो हाँ. एटम 75% भारी हो गया. यस और नो?
यस और नो? एक और सवाल आपका वेट कर रहा है, बोलो क्या? एक मिनट, पहले कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं। मान लेते हैं आज से 1 केजी 100 केजी हो गया। आज से, अरे मान लो, नहीं मान सकते पक्का? 1 केजी कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? तो जो एप्पल आप 1 केजी लिया करते थे वो कितना होगा? जो एप्पल आप 1 केजी लिया करते थे अब वो कितना केजी होगा? 100 केजी। मगर 1 केजी में जितना एप्पल आता था क्या 100 केजी में उतना आएगा? आप वो बोलते जो आपके जहन में है, आप वो बोले जो मैं पूछता हूं। पॉइंट नंबर 1, आज से 1 केजी 100 केजी हो गया। 1 केजी, तो अब आप जब 1 केजी एप्पल लेने जाओगे तो वो 1 केजी है कि 100 केजी है? पॉइंट नंबर 2, पहले 1 केजी में जितना एप्पल आता था 100 केजी में उतना है कि ज्यादा है? अरे नाम ही तो बदल दिया है, एक को 100 बोलने लगे हम हैं। नहीं नहीं ज्यादा आएगा सर, 100 केजी हो गया ना। अरे 100 नहीं हुआ, बस नाम बदल दिया। हेलो, लिखिएगा इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन। सवाल लिखिएगा, इफ आज से हमने कार्बन को बोल दिया उसका मास है 150 यूनिट। कितना है? लिखिएगा इफ कार्बन इज 150 यूनिट। कार्बन का मास कितना हो गया? पहले कितना हुआ करता था? 12 AMU। अब कितना हो गया? देन कैलकुलेट atomic weight of ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों, आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट बताना है इन न्यू स्केल। देन कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इन न्यू स्केल। तो आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट बताना है। बड़ी आसान कहानी चल रही है अभी, है ना? इन न्यू स्केल सबसे पहले फटाफट बस सीखते चले फटाफट। ये बेसिक कंसेप्ट है जो शायद आपको आते हैं या सीखते चले। चलिए, सबने कर लिया होगा, समय समाप्त। कितना आंसर आ चुका है? कितने बच्चों का आंसर? रेज योर हैंड। अरे यार छूट गए कुछ लोग, जरा सुनिएगा। पहले था 12, अब 150। तो पहले जब था 1, अब 150/12। पहले था ऑक्सीजन 16, पहले था ऑक्सीजन, अब कितना होगा? 16 इंटू 150/12। सॉल्व करोगे आएगा 200 यूनिट। नहीं समझे? स्केल को बदला तो कैसे बदला समझ पाएगा? जो नया है पहले से रिलेट कर दिया। पहले 12 था, अब 12 को 150 बोल दिया, तो भाई साहब एक ठीक। हेलो, कितने कंसेप्ट हो गए? 2। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सबको क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, सबको क्लियर है? इलेक्ट्रॉन लूज, इलेक्ट्रॉन गेन, सबको क्लियर है? अब हुआ क्या प्यारे बच्चों, हमारे सामने दुनिया भर के एटम है, हाँ या ना? इन एटम्स को हमने कई तरीके से क्लासिफाई किया। क्या किया? क्या किया? उनमें जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था, उनमें से कुछ एटम्स ऐसे थे जिनको हमने बोला आइसोटोप्स। इसे मिटाऊंगा, मिटा दो। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, सम more terms related to atom. Some more terms related to atom. एटम से रिलेटेड कुछ और शब्दावली है, कुछ और टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे आप सबका ध्यान बोर्ड पे, सबसे पहला टर्म मैंने लिखा आइसोटोप्स। क्या लिखा? आप मुझे बता दो ये क्या होता है, आपको बताना है। गलत, ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है, एटम्स हैविंग। एटम्स, इस पूरे डिस्कशन में आप सबको पकड़ना है कहां मैंने एटम बोला, कहां मैंने मॉलिक्यूल बोला, कहां मैंने आयन बोला। इज दिस क्लियर? क्या बोला मैंने? एटम्स। अब आप बोलो, आपको पता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। लिखेगा फर्स्ट पॉइंट, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा, प्यारे बच्चों, उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। पहचान लेंगे। फिर यहीं पे एक दूसरा टर्म आया जिसे हमने बोला आइसोबार। क्या बोला? एक मिनट, आइसोबार। बार बोले तो भार, बार बोले तो, बार बोले तो नहीं समझ पा रहे। भार समझते नहीं समझते? अरे हाँ या ना? तो इसमें क्या सेम होने वाला? आइसोभार। इसमें क्या सेम है?
तो भार ऊपर होता है नीचे? ऊपर बोले तो मास नंबर। हेलो, ऊपर बोले तो चलेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? एटम्स हैविंग सेम बट डिफरेंट। लिखिएगा, ये भी डिफाइन किसके लिए है? एटम के लिए। एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उसे हमने बोला प्यारे बच्चों आइसोबार। अभी मैं एक साथ आपसे पूछूंगा कौन क्या है, चलेगा? चलिए, ये पहली डेफिनेशन किसके लिए है? ये किसके लिए है? क्या ये सब के सब एटम के लिए है? वहीं पे आया एक नया टर्म जिसे हमने बोला आइसोटोन्स। क्या बोला? अब थोड़ा समझना, आइसोटोन न बोले तो न्यूट्रॉन, न बोले तो, यानी इसमें क्या सेम है? तो क्या डेफिनेशन बोले इसकी? एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ, लिख लीजिएगा, ये भी किसके लिए डिफाइन है? एटम के लिए। एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और इसीलिए इसे कभी कभी प्यारे बच्चों हम लोग आइसो न्यूट्रॉनिक भी कहते हैं। आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन्स, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चलेगा? अभी सारे एग्जांपल में आपसे कुछ देर पूछता हूं, फटाफट बताना कौन आइसोटोप से कौन क्या है। हेलो, आइसोटोप्स में क्या सेम है? एटॉमिक नंबर। क्या डिफरेंट है? किसमें क्या सेम है? सोच लोगे इसे, एक सोचोगे दूसरा डेट हो जाएगा। आइसो भार, भार मतलब ए हो गया, से मतलब नीचे वाला हो गया डिफरेंट। चलेगा? नेक्स्ट आ गया आइसोटोन, इसमें क्या सेम है? न्यूट्रॉन। हेलो, फिर लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स ये क्या होते हैं जरा सुनिएगा, बस यही आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। एटम्स, क्या बोला मैंने? ये भी किसके लिए डिफाइन है? पहली डेफिनेशन भी, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी। इज दिस क्लियर? अभी है क्या? चलो लिखिएगा, एटम्स हैविंग सेम डिफरेंस ऑफ, सेम डिफरेंस ऑफ, सेम difference of neutron and proton. Atoms having same difference of neutron and proton. आइए समझते हैं। आप सबके सामने दो एटम लिखे, लिखे क्या? इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, जल्दी जल्दी बोलेंगे सब लोग। मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। पक्का ना? यहां पे बोला सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? इक्वल। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अब मुझे यहां पे कितने न्यूट्रॉन, यहां लिख देता हूं मैं, कितने न्यूट्रॉन, कितने प्रोटॉन, यहां आ जाओ, कितने न्यूट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन, पता ना, कितने प्रोटॉन। अब जरा n माइनस पी करो, n माइनस पी वन, n माइनस पी, क्या दोनों एटम आइसोडाइफर है? अभी तक सब कुछ डिफाइन है एटम के लिए। किसके लिए? किसी मॉलिक्यूल को आइसोडाइफर मत बोलना, किसी मॉलिक्यूल को आइसोटोन्स मत बोलना, किसी मॉलिक्यूल को आइसोबार मत बोलना, किसी मॉलिक्यूल को आइसोटोप्स मत बोलना। इज दिस क्लियर? लिखिएगा, आइसोडाइफर्स, एटम्स हैविंग सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस इक्वल होता है प्यारे बच्चों, उसे हम कहते हैं आइसोडाइफर्स। अभी हम पढ़ रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 2 चल रहा है क्या? टोटल 4 बताऊंगा, चलेगा? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स ये क्या होते हैं? एक लाइन लिखिएगा, मॉलिक्यूल्स। पहली बार मैंने क्या बोला? अभी तक जितने डेफिनेशन थे उसमें क्या था? लिखिएगा, मॉलिक्यूल्स हैविंग, मॉलिक्यूल्स हैविंग, molecules having same number of atom, molecules having same number of and same number of electron and same number of electrons। मैंने क्या बोला? आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आपके सामने वही फेमस एग्जांपल CO2 और N2, क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पे है? पहली बात, पहली बात, पहली बात, ये दोनों मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है तो इनके लिए आइसोटोप डिफाइन होगा, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइफर। क्या आइसोस्टर डिफाइन हो सकता है?
अब उसमें भी कंडीशन है, क्या होना चाहिए सेम। और आओ गिनते हैं, इसमें टोटल कितने एटम, कितने एटम, कितने एटम, यस और नो। अब चले अगला, सेम नंबर ऑफ, हेलो, जरा मुझे यहां पे इलेक्ट्रॉन गिन के आप बताएंगे, एक मिनट। कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर, ये बेसिक कंसेप्ट है, आगे कहानी यहां शुरू होगी, याद रखना। आपको लगेगा हमें आता है लेकिन पूरा नहीं आएगा, फिर मजा नहीं आएगा, प्लीज लिसन केयरफुली यार। कितना एटॉमिक नंबर, पक्का, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेलो, यहां पे इलेक्ट्रॉन 8 8, 8 8 क्यों बोला मैंने, तो 8 8 16 प्लस 6 कितना हुआ 22। क्या यहाँ पे 22 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां निकालते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 7 7 7 7 14 प्लस 8 प्लस 14, लिख दो मैं 20 चलेगा। देखते क्या दोनों मॉलिक्यूल है, सेम नंबर ऑफ एटम है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आइसोस्टर है। लिख लीजिएगा एग्जांपल, isotopes, isobars, isotones, isodiphers define for atom, isosters define for molecules, मगर कंडीशन थी सेम नंबर ऑफ एटम होना चाहिए और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। अरे हाँ या ना। अभी कुछ देर में इनको हम करते हैं क्लब। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, इसका तो नाम सुन के मतलब समझ में आ गया होगा आपको, क्या क्या क्या, सेम नंबर ऑफ, मगर कहां, एटम में, मॉलिक्यूल में, आयन में। द बेस्ट पार्ट इज दिस इज डिफाइंड फॉर स्पीसीज, डिफाइंड फॉर, तो जब मैंने स्पीसीज बोल दिया, क्या इसमें एटम भी कवर हो गए, आयन भी कवर, मॉलिक्यूल भी कवर, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब डिफाइन है, बोलो हाँ या ना। आइसोटोप सब डिफाइन है। सवाल यही होता है, सवाल में एक ऑप्शन होता है, उसको लेकर नंबर ऑफ, हम ये सेम है, आप कंफ्यूज हो गए, याद रखो कौन किसके लिए डिफाइन है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, दिस इज डिफाइंड फॉर स्पीसीज। क्या स्पीसीज में क्या सेम है, सेम नंबर ऑफ, सेम नंबर ऑफ, चलेगा। मैं आपके सामने एक सवाल पूछ लूं, मैंने आपके सामने लिखा पानी, क्या लिखा, और अमोनिया। मेरा पहला सवाल, क्या ये दोनों आइसोस्टर हैं, क्यों नहीं है, पॉइंट ये बहुत बड़ी। पर क्या आइसोस्टर डिफाइन होगा, होगा, पर आइसोस्टर नहीं, आइसोस्टर मॉलिक्यूलर डिफाइन है एटम के लिए, तो क्या आइसोस्टर डिफाइन होगा, मगर दोनों आइसोस्टर, क्योंकि नंबर ऑफ एटम सेम। आओ निकालते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, निकाले क्या, मुझे बता दो प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत आ रही क्या, पक्का ना, 11th क्लास के बच्चे तो पढ़ रहे हैं, अरे बोलो ना यार, इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे ना आप, चलिए, मतलब इतना अजम्पशन गलत तो नहीं है ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितना आया 10, फिर मुझे बता दो इलेक्ट्रॉन कितना आया, तब की बात, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, एक लाइन बोल दूं क्या, ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, all isosters are, but all isoelectronics are not necessarily isosters, हाँ या ना, लिखेगा isoelectronic, defined for species having same number of electron, defined for species having same number of electron, having same number of electron, having same number of electron। लिख लिया होगा आप सबने, आप सबको बताना है। पहला वाला केस क्या है, आइसोटोप्स है, क्या आइसोटोन्स है, क्या आइसोडाइफर है, क्या है, पक्का, अरे पक्का, एक मिनट, क्या एटम है, एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास, क्या आप इन्हें आइसोटोप्स बोलेंगे, सबको क्लियर है, इन्हें क्या बोलेंगे, आइसो, सबको क्लियर है, पक्की बात। मैंने आपके सामने लिखा Na+ और मैं लिखा आर्गन, बताइए दोनों क्या है, तो बोलो ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, पक्का, चेक कर लो अच्छे से, नियॉन है, हीलियम है, ऑर्गन है, क्या है, मन में वही है जो है, मतलब वही बोलेंगे अपन, बताएं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है, पक्का, पक्का,
आइसोटोप्स है, आइसोबार्स है, आइसोटोनिक है। हेलो, कोई डेफिनेशन है कि नहीं यहाँ पे? कंफर्म ना? जब बता देंगे। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हमने आपको कितने टर्म बताए? नंबर 1, नंबर 2 कॉपी नहीं, नंबर 3, नंबर 4 आइसोडायफर्स। वही आपको याद करना, बाकी सब डिलीट हो जाता है। आइसोडायफर में क्या सेम है? N-P सेम चलेगा। आइसोस्टेट्स किसके लिए डिफाइन है? एटम के लिए कौन कौन डिफाइन है? आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडायफर्स, हाँ या ना? आइसोस्टर किसके लिए? आइसोइलेक्ट्रॉनिक सबके लिए, यस और नो? फटाफट पहचान लोगे? पहचान लोगे। एक मिनट, कितने कंसेप्ट हो गए? 3 कहां हो गए? 2 ही चल रहा है अभी। पहला कंसेप्ट क्या था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दूसरा कंसेप्ट सम टर्म्स रिलेटेड टू एटम। हेलो, आपने पूरी केमिस्ट्री ये जान के पढ़ा है? बोलो हाँ या ना? कुछ देर पहले मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था N3-, याद आ रहा है क्या? आपने मुझे सब कुछ बताया था, मतलब ये जहन में था, बस एक बार हमने चैप्टर के हिसाब से पढ़ लिया। इज दिस क्लियर? फाइन। एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मान लेते हैं मेरे पास कार्बन है। कौन है? क्या कार्बन के नेचर में आइसोटोप है? पता है आपको? क्लोरीन के आइसोटोप है? एक मिनट, मुझे आप बता दें कार्बन का। आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए, बता दो ना उधर, बिठा दो क्या? आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं कार्बन का एटॉमिक वेट, कार्बन का कितना आप बताओगे? बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, क्लोरीन के जो आइसोटोप्स होते हैं उनका मास नंबर होता है एक का 35, एक का होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट शुड बी द एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन? 35 पॉइंट। क्यों आज आपने 35 क्यों नहीं बोला? समझिएगा मेरी बात को, जब भी कभी कोई एटम, अभी मैंने आपके दिमाग में कंसेप्ट डाला। कंसेप्ट क्या डाला? मान लो मेरे पास ये एटम क्या है, ये मुझे इस एटम का एटॉमिक वेट लिखना है। एटॉमिक वेट, तो इस एटम का जो एटॉमिक वेट होगा क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा? और अगर ऐसा होगा तो फिर क्लोरीन का या तो 35 बोलते या तो 37 बोलते। इसका 35.5 क्यों बोला है? यस और नो? क्योंकि प्यारे बच्चों, जब कभी कोई एटम, जब कभी अपने आइसोटोप्स के फॉर्म में होता है, किसके फॉर्म में? तो हम किसी एक एटम का एटॉमिक वेट नहीं बताते, हम बताते हैं एवरेज एटॉमिक वेट। क्या बताते हैं? क्या बताते हैं? नेक्स्ट पॉइंट इसका बना के, कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक वेट। आप लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक वेट। कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक वेट। एक मिनट, क्या आप सबको एवरेज निकालना आता है? नहीं आता है। आइए देखते हैं आता है कि नहीं आता। मान लेते हैं मेरे पास एक एटम है वाई। क्या है? वाई। मान लेते हैं मेरे पास एक एटम है वाई। क्या है? और मान लेते हैं इसका मास नंबर है W1। व्हाट इज दिस W1? व्हाट इज दिस मास नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इज इक्वल टू एटॉमिक वेट। अभी क्यों इक्वल नहीं होगा? क्योंकि अब इसके 3 आइसोटोप है। इसके, तो जब एक से ज्यादा आइसोटोप होंगे, हेलो, वहां किसी एक एटम का एटॉमिक वेट नहीं बताओगे, वहां बताओगे एवरेज। क्या बताओगे? पहले अपने आप से पूछो एवरेज बताना कब है। देखिएगा फर्स्ट पॉइंट, एवरेज एटॉमिक वेट विल बी कैलकुलेटेड। एवरेज एटॉमिक वेट विल बी कैलकुलेटेड। Average atomic weight will be calculated when any atom, एक मिनट, मैं एटम बोलूं कि मॉलिक्यूल बोलूं कि आयन बोलूं आइसोटोप के लिए? पकड़ पा रहे हो ना? when any atom, क्योंकि आइसोटोप किसके लिए डिफाइन है? एटम के लिए। when any atom is having more than one isotopes, आइसोटोप्स। अगर आइसोटोप्स नहीं है फिर तो आप सीधे मास नंबर देख के एटॉमिक वेट बता दो, लेकिन अगर आइसोटोप है तो सीधे देख के नहीं बताना, याद रखना। इज दिस क्लियर? ठीक है साहब, हमें यहां एवरेज बताना है। एवरेज बताना कैसे है? एवरेज बताना, आइए थोड़ा फील करते हैं। करे क्या? मैं आपके सामने ऐसे लिखता हूं, इमेजिन करते हैं मेरे पास कार्बन है। क्या है? अभी आते जनरल फॉर्म में, एक इसका आइसोटोप है 12 वाला, एक है 13 वाला, एक है 14 वाला। चलेगा? सर आपने सुना भी होगा ये रेडियो एक्टिव होता है एंड ऑल दैट। हेलो,
घर नहीं जाना है, घर नहीं जाना है, सप्ताह के बाद जाना है। आप सबका ध्यान बोर्ड पे है क्या? अच्छा बताइए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ये अब मान लेते हैं इसका परसेंट है 10%, कितना है, और इसका परसेंट है लेट्स इमेजिन 60%, कितना है। हालांकि मैं गलत लिख रहा हूं, इसका बहुत कम होगा, फिर भी ऐसे समझने के लिए मैंने कितना लिखा, और ये कितना, अब कॉमन से लगाओ ये कितना परसेंट होगा। तो एक चीज ये भी सोचना पड़ेगा, कभी कभी सवाल में 2 का परसेंट देगा, तीसरे का सोचना पड़ेगा, तो ये कहना इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अरे ठीक है क्या, तो इसका कितना परसेंट है। ऑल राइट, अब जरा समझते प्यारे बच्चों, मुझे निकालना है एवरेज एटॉमिक वेट। क्या निकालना है, ऐसा समझो 12 वाला है 10%, 12 वाला है 13 वाला है 60%। अगर मुझे पता चल गया 12 वाला 10%, 12 वाला, तो सच में उसका वेट कितना है, तो कितना वेट है, कैसे निकालू मैं। एक मिनट, 12 वाला 10% है, 12 वाला, 12 वाला, और जब टोटल मिलाओगे तो होगा 100, होगा, मतलब इसका कितना ले लू मैं 10, इसका कितना ले लू मैं 60, इसका कितना ले लू मैं 30, यही तो लगी लगाओगे। मतलब ऐसा नहीं कहना चाह रहे सर 12 into 10, क्या बोला आपने, तो मुझे इसका वेट मिल गया। ये 100% है कि 10%, तो 12 into 10 by 100। हेलो, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। अब जरा मुझे बताना, इसे मैं ऐसे लिखता फिलहाल ताकि मैं जनरल फॉर्म बना पाऊं, 12 into 10 plus 13 into 60 plus 14 into 30 अपॉन, हेलो, तो इसे मैं ऐसे लिख रहा हूं। मान लो इसका एटॉमिक वेट है W1 W2 W3, नेचर में क्या बोला मैंने, इसका परसेंट है X1, इसका परसेंट है X2, इसका परसेंट है, एक मिनट, सवाल कभी बोलेगा परसेंट, कभी बोलेगा रेशियो, बात बराबर है, कैसे बराबर, मैंने कहा हाफ, रेशियो है हाफ, रेशियो है कितना कितना परसेंट, नहीं समझ पाए, बात तो बराबर होने वाली है। तो सवाल कभी बोल दे रेशियो, कभी बोल दे, कभी बोल दे परसेंट, घबराने की आवश्यकता। कभी कभी वो बड़े गंदे शब्द बोलता है, बोलता प्रोबेबिलिटी, क्या बोलता है, बच्चा परेशान भाई साहब ये है क्या, और कभी कभी और बोलता है पॉसिबिलिटी, क्या बोलेगा, सवाल बोलेगा इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ कार्बन 12 is 10%, आप परेशान, इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ कार्बन इज 10, आप परेशान, समझ पा रहे क्या, चाहे बोले रेशियो, चाहे बोले परसेंट, चाहे बोले प्रोबेबिलिटी, चाहे बोले बात, अरे बोलो ना, क्या हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा एवरेज एटॉमिक वेट का, आपको बोलना है W1 into प्लस प्लस अपॉन, हमेशा 100 लिखेंगे, 100 कब लिखेंगे, जब परसेंट होगा, जब, और जब परसेंट नहीं होगा तो सबको पकड़ के जोड़ देंगे ना, तो मैं यहां 100 लिखूं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 लिखूं, चलेगा, क्या एवरेज एटॉमिक वेट निकाल लोगे, लिखिएगा। तो आखिर कब हमें एवरेज निकालना है, जब होगा ऐसे, तो फिर कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है, कब निकालेंगे अभी सवाल देने वाला। बोल सकता है, एक बच्चे ने बहुत प्यारा पॉइंट बोला, उसने बोला सर कभी कभी अबंडेंस वर्ड बोल दे एग्जैक्टली तो भी आप समझ सकते हैं, हाँ या ना, तो इन पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करता है, कंसेप्ट एक है, टर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, सबने सीख लिया क्या। आइए कुछ सवाल करके इस कंसेप्ट को भी अपन आत्मसात करते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट, जो शायद कहीं ना कहीं आपके जहन में पहले से होता है। हेलो, हमारा चैप्टर कहां शुरू होता है, बोर्ड मॉडल से, कहां शुरू होता है, कहां शुरू होता है, जब हम क्लास में बैठे बैठे एटम के अंदर की सारी चीजें देख लेंगे, कितना अजीब है ये साइंस का जादू है, समझ पा रहे हैं क्या। हेलो, एक सवाल बोलूं क्या, लिखिएगा फिर बिना देरी किए, इफ क्लोरीन एग्जिस्ट इन, if chlorine exists in two isotopic form,
सवाल ने मुझे कहा कि जो क्लोरीन है वो दो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिख ले 35 37। इफ क्लोरीन एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म, लिख लिया। इफ in the nature ratio of abundance of if in the nature ratio of abundance of chlorine is 3:1 is 3:, then calculate atomic weight of chlorine, then calculate atomic weight of chlorine। एक मिनट गौर करिएगा, मैंने आपसे एवरेज एटॉमिक वेट बोला कि एटॉमिक वेट। अब आप क्या निकालोगे? एटॉमिक वेट किसी क्लोरीन निकालोगे? एवरेज ही निकालोगे। एवरेज ही क्यों निकालोगे? एग्जैक्टली जब आइसोटोप्स होता है तो वहां एटॉमिक वेट नहीं, वहां एवरेज एटॉमिक वेट ही होता है। देन कैलकुलेट एटॉमिक वेट, देन कैलकुलेट एटॉमिक वेट। सबसे बन जाएगा, सबसे बनना चाहिए, सबसे। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है क्या? रत्ती भर भी कैलकुलेशन नहीं है। हेलो, कितना आंसर आया? वही है जो आपको याद है क्या? कितना? तो इस प्रकार से दुनिया को पता चला कि जो क्लोरीन का एटॉमिक वेट हो, कितना रटाना है बच्चों को? अरे तो बच्चों को बचपन से कितना रटाया गया? 35.5। कभी सोचा नहीं 35 और 35.5 की याद कर रहे हैं? हेलो, फिलहाल सबने सॉल्व कर लिया होगा, फिर भी आपके लिए सॉल्व करूं क्या? एवरेज एटॉमिक वेट इक्वल 35 into 3 plus 37 into 1 upon 100। हेलो, एंड आंसर इज 35.5। चलेगा? एक और आखिरी सवाल लिखिएगा। इफ, बहुत अच्छे बच्चे आप, इफ एवरेज एटॉमिक वेट, इफ 2 मिनट और, सच में 2 मिनट। इफ एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट Y is 41.8, if average atomic weight of element Y is 41 और फिर नीचे दे रखा था आइसोटोपिक फॉर्म, कुछ ऐसे दिया था 40 और यहां दिया था 42। सवाल में दोनों का आइसोटोपिक फॉर्म दिया था 40 और 42। चलेगा? देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप इन द नेचर, then calculate percentage of each isotope in the nature। तो प्यारे बच्चों, आपको नेचर में कितना कितना परसेंट मौजूद है ये बताना है। कितना कितना परसेंट मौजूद है ये बताना है। 40% आया क्या? हाँ। हेलो हेलो हेलो, अभी आप परसेंटेज से एटॉमिक वेट एवरेज निकालते थे, आज मैंने एवरेज से आपसे पूछ दिया परसेंटेज। लेट्स अज्यूम एक का परसेंट है कुछ, तो दूसरे का क्या होगा? माइनस कुछ। समझदार के लिए इशारा। कितने बच्चों का आंसर आ चुका? रेजर हैंड। अरे पूरी क्लास यार, पूरी क्लास। सिंपल सिंपल बेसिक मैथमेटिकल सवाल है, बन गया होगा। आइए देखते हैं, जिनसे नहीं बना जिनसे बना। प्यारे बच्चों, क्या अपने सामने दो आइसोटोप्स हैं? एक है 40 वाला, एक है 42 वाला। किसी एक का परसेंट मान ले, किसी एक का मान ले। कितना मान ले? x% मान ले। ये कितना होगा? 100 - x होगा। चलो अब लगाते हैं एवरेज एटॉमिक वेट का फॉर्मूला। लगा लिया होगा? कैसे करोगे? 40 into x plus 42 into 100 - x upon 100। हाँ या ना? आधी जनता देख के घबरा गई क्या? कितना बढ़िया चुन के नंबर दिया आपको। आप सॉल्व नहीं करना चाहते? बताइए कितना आएगा? 4180 बराबर 40x plus 42 100 - यस और नो? मेहनत की आवश्यकता ही नहीं है। बताएं, सॉल्व कर लोगे इसे? बताएं कितना आएगा? x बराबर, हेलो, क्या इसकी वैल्यू आ चुकी है? यानी इसका कितना परसेंट है जमाने को बता दे। 10%। ये कितना हो गया? आसान है, पक्का? लिख लीजिएगा, चलेगा। हमने अभी तक दो कंसेप्ट पढ़े। कितने कंसेप्ट? कंसेप्ट नंबर 1 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सबको क्लियर है? कंसेप्ट नंबर 2 टर्म्स रिलेटेड टू एटम, सबको क्लियर है? कंसेप्ट नंबर 3 बस हेडिंग डाल दे, ईएम वेव। ये तो आपको पहले से पता है। पता है क्या?
लिख लेंगे EM वेव्स, बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपका होमवर्क रहेगा। कंसेप्ट नंबर 3, टोटल 4 बताऊंगा, ये है कंसेप्ट नंबर 3, याद रहेगा। हेलो, कंसेप्ट नंबर 3 EM वेव, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सच में हम लोग EM वेव चैप्टर नहीं पढ़ते हैं ना, बस उतना पढ़ते हैं जिससे हम बोर मॉडल को समझ पाए। कैसे समझ पाए? ये क्या है? आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास का। सबसे पहला होमवर्क, कल संडे है राइट? कल कितने लकी हैं आप, है ना? सो लकी यू आर। हर दिन आपकी क्लासेस हैं 7 से 10 15। वाओ, संडे आपका बोर नहीं होगा, है ना? ये बताइए, जब अपने पास मतलब ऑप्शन नहीं है तो क्यों खुश हो गए ना? वाह सर कल क्लास है, हाँ हम पढ़ेंगे सर। घर में तो सोते रहते 11 बजे तक, नहीं सोते? अच्छा अच्छा, जस्ट जोकिंग, आप सीरियस हो गए। हाँ, लिखिएगा होमवर्क नंबर 1, रिवाइज टुडेज लेक्चर, रिवाइज टुडेज लेक्चर प्लीज। ठीक है, रिवाइज टुडेज लेक्चर मतलब हमने एटॉमिक को भी अभी करना है स्कूल, और आज है सैटरडे राइट? अपन डिस्कशन रख रहे हैं ट्यूसडे को आयोनिक का, चलेगा? चलेगा। तो ट्यूसडे को क्लास है और अपन ट्यूसडे को रख रहे हैं डिस्कशन आयोनिक का। इज दिस क्लियर? तो होमवर्क नंबर 1, रिवाइज टुडेज लेक्चर, जो एटॉमिक स्टार्ट हो गया, बिल्कुल अभी बेसिक अपन ने बातें करी है, सारी चीजें क्लियर हो जाए ताकि और जब समझे सारी चीजें फ्लो में चले। ठीक है, और पॉइंट नंबर 2, डिस्कशन ऑफ आयोनिक ऑन ट्यूसडे, तो खत्म कर ले। पॉइंट नंबर 3, कल संडे है, कल आप मैक्सिमम हो सके तो 13 to 14 आवर्स स्टडी करें, इंक्लूडिंग क्लास आवर्स, इंक्लूडिंग क्लास आवर्स मिला के आपको 13 to 14 आवर्स पढ़ना है। ठीक है, तो आने जाने में 10 मिनट का टाइम मान ले, दौड़ते दौड़ते आएंगे, दौड़ते दौड़ते जाएंगे। अरे आप उसी में आधे घंटे वेस्ट कर देते हैं, आराम से आते हैं। नहीं, 10 मिनट में आना है, 10 मिनट में जाना है, 5 मिनट में आना है, 5 मिनट जाना है। कहने का मतलब है इन चीजों पे टाइम वेस्ट ना करें, मैक्सिमम टाइम लगाए पढ़ाई में। इज दिस क्लियर? तो कल संडे है, आपका मैक्सिमम स्टडी आवर्स होना चाहिए 30 to 40। उसमें आपको सबसे पहले होमवर्क खत्म करना है और पेपर का सिलेबस भी खत्म करना है एज मच एज पॉसिबल। इज दिस क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी के साथ।